बोल का है। आज विषय बहुत गंभीर है और वो इसलिए है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 30 दिन बाकी हैं। लेकिन जिस तरह से गठबंधन इस वक्त दिख रहा है महाराष्ट्र में, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का गठबंधन हो या फिर एनसीपी कांग्रेस का, तलवारें खिंची दिख रही हैं। आखिर उम्मीदवार कब कैंपेनिंग के लिए पहुंचेंगे, किसे कब पता चलेगा, कैसे आगे का रास्ता निकलेगा और महाराष्ट्र की जनता क्या सोच रही है इन पार्टियों के बारे में, इसी पर हम करेंगे चर्चा। लेकिन आज का हल्ला बोल बेहद खास है क्योंकि मीडिया जगत के दिग्गज राजदीप सरदेसाई को आज आप पहली बार आज तक पर देख रहे हैं। वो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। तमाम मेहमान अलग अलग पार्टियों के भी हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले जरा आपको ये विधानसभा चुनाव से पहले ही सीटों के बंटवारे पर जो दंगल है उसकी तस्वीर इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव के परिणाम आगामी विधानसभा के चुनावी समीकरणों को प्रभावित करने लगे हैं। केंद्र में नरेंद्र मोदी हैं, जिनके ऊंचे कद ने महाराष्ट्र में बीजेपी को 25 साल पुराने सियासी गठजोड़ में अचानक ज्येष्ठ होने की वजह दे दी है और बालासाहब ठाकरे की विरासत को संभालने वाली शिवसेना उन्हें अपने सूबे में ज्येष्ठ मानने को तैयार नहीं है। इसलिए सीटों के बंटवारे पर उन्होंने सीमा रेखा खींच दी है। मागणी केलेली आहे, 135 जागा मागितल्या आहेत, त्याबाबतची आपली भूमिका काय? मी माझी भूमिका त्यांना सांगितलेली आहे की हे मला शक्य नहीं। इस सियासी गठबंधन के बने रहने और पल पल टूट जाने की आशंका के बीच उद्धव ठाकरे ने यह कह दिया है कि वो इस गठबंधन के प्राण बचाए रखना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी को भी अपना हठ योग छोड़ना होगा। देखो 25 साल से युति चलती आ रही है और जब भी चुनाव आता है ऐसा क्षण आ ही जाता है कि लगता है कि इस पर या उस पर। बीजेपी की अपनी मांग है। हालांकि पार्टी लगातार ये कह रही है कि शिवसेना से बातचीत जारी है, बात बन जाएगी। महाराष्ट्र की 288 सीटों में से शिवसेना अपने लिए 150 सीटें चाहती है। बाकी बची 138 सीटों पर वो बीजेपी और दूसरे सहयोगियों में बंटवारा चाहती है, जबकि बीजेपी 288 में से 270 सीटों पर आधे आधे का बंटवारा चाहती है और बाकी बची 18 सीटें छोटे सहयोगियों को देने की बात कर रही है। पिछले चुनाव में शिवसेना 169 सीटों पर लड़ी थी। सीटों का यह संघर्ष बीजेपी, शिवसेना के अलावा कांग्रेस और एनसीपी में भी चल रहा है। 288 सीटों पर कांग्रेस अपने पुराने फॉर्मूले पर कायम है, जबकि एनसीपी कह रही है कि दो न्याय अगर तो आधा दो। हमारा तो ये कहना है कि उन्होंने 144, हमने 144 और सामने जाएंगे। सेक्युलर वोटों का बंटवारा बिल्कुल होना नहीं चाहिए, ऐसा हमारे सबका कहना है और हमारी वैसी ही कोशिश चालू है। लोकसभा के चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। शिवसेना दूसरे नंबर पर थी, जबकि कांग्रेस एनसीपी को भारी नुकसान झेलना पड़ा। इस परिणाम से ही नरेंद्र मोदी इतने बड़े हुए कि बीजेपी ने गठबंधन के पारंपरिक बंटवारे से बड़ा सोचना शुरू किया और शिवसेना ने इसे बालासाहब ठाकरे की विरासत को चुनौती समझकर अपनी भौहें तरेरी, जबकि कांग्रेस अभी तक अपने चमकीले भूत में जी रही है। लोकसभा चुनाव की लपटों से भस्म वर्तमान को देखना उसे गंवारा नहीं है। अमृता शेडगे के साथ कमलेश सुतार, मुंबई, आज तक। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। आपका परिचय उनसे करा दें। हमारे साथ भरत कुमार राउत साहब शिवसेना की तरफ से जुड़ गए हैं, पूर्व सांसद। तारिक अनवर साहब एनसीपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजदीप सरदेसाई जी लगातार हमारे साथ बने हुए। सुधांशु मित्तल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और संजय निरुपम कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले संजय राउत जी, आपके पास आते हुए, क्या इस बार सत्ता इतनी करीब दिख रही है? यही वजह है, लड़ाइयां तो गठबंधन की पार्टियों में सीटों को लेकर होती हैं, लेकिन भरत कुमार राउत जी, क्या इस बार ये लड़ाई इसलिए दिख रही है इस अंदाज में क्योंकि सत्ता आपको करीब दिख रही है? मुख्यमंत्री भी आप चाहते हैं पहले ही प्रोजेक्ट हो जाए? देखिए, मैं पहले एक स्पष्ट करना चाहता हूं कि जैसे पहले भी आपके लोगों को मैंने बताया था कि मैं शिवसेना का प्रवक्ता नहीं हूं। हाँ, यूँ कि मैं शिवसेना का सांसद रह चुका हूं, वो तो पहली वाली बात हो गई। मैं शिवसेना का प्रवक्ता नहीं हूं। आज मैं आपके सामने जो आया हूं, ये एक पत्रकार के रूप में, एक राजकीय निरीक्षक के रूप में मैं यहाँ हूँ और उसी नाते से मैं आपके सवालों को जवाब देना चाहता हूँ। तो पूछिए, अब मुझे क्या पूछना है? जी, यही सवाल है मेरा आपसे कि क्या इस बार सत्ता इतनी करीब दिख रही है, इसीलिए शिवसेना हर हाल में जो मैक्सिमम बार्गेनिंग हो सकती है, आप मतलब वो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री भी पहले से उद्धव ठाकरे को प्रोजेक्ट किया जाए? देखिए, मुख्यमंत्री किसे प्रोजेक्ट किया जाए यह हर पार्टी का सवाल होता है। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने पहले से ही 6 महीने पहले, उससे भी ज़्यादा नरेंद्र मोदी जी को उन्होंने प्रधानमंत्री पद का अपना प्रत्याशी, अपना नॉमिनी डिक्लेयर किया था।
तो ये ठीक है, ये एक राजकीय रणनीति, इलेक्शन की रणनीति की बात है। इसलिए वो कहना चाहते हैं कि हम अगर शिवसेना को सत्ता मिले तो शिवसेना को सत्ता मिलने के बाद उद्धव जी ठाकरे ये हमारे मुख्यमंत्री रहेंगे। ये तो बात बिल्कुल सही है। अभी बात रही जो शिवसेना भाजपा जो गठबंधन है उसकी बात है। अब शिवसेना का कहना यह है कि आज तक जो 4 चुनाव उन्होंने एक साथ लड़े हैं उसमें जिस तरह का फॉर्मूला रहा, ये फॉर्मूला ये रहा कि बीजेपी लोकसभा के लिए ज़्यादा सीटें लड़ती है और विधानसभा के लिए शिवसेना ज़्यादा सीटें लड़ती है, वो फॉर्मूला चलता रहे, इतना ऐसा शिवसेना का कहना है। वो उनकी बात है। अभी बीजेपी का कहना है अभी 50-50 कर दो, जैसे एनसीपी और कांग्रेस का भी कहना है कि 50-50 कर दो। मुझे लगता है ये दोनों जो गठबंधन है, शिवसेना भाजपा और एनसीपी कांग्रेस, ये दोनों को ये मालूम है कि अगर इलेक्शन लड़ना है और उससे अगर उनको जीत हासिल करनी है तो अपने अपने दलों के साथ, अपने अपने गठबंधन के साथ रहना चाहिए। इसलिए आखिरी दौर में इनका गठबंधन हो जाएगा, चाहे सीट्स यहाँ के वहाँ हो जाएंगे, थोड़ी इधर उधर हो जाएगी, लेकिन गठबंधन तो चालू रहेगा। ठीक है भरत जी, लेकिन राजदीप जी, पिछले दिनों जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ है, सामना में लिखते हैं उद्धव जी कि इस तरह के मतभेद से तलाक की तरफ हम बढ़ सकते हैं, उसके बाद अभी भी कि बाकी राज्यों में तो कोई लहर नहीं थी, यहाँ थी साहब, तो हम भी उसके लिए जिम्मेदार हैं। ये क्या इंप्रेशन, क्या ये छोड़ता है लोगों पर, क्या छवि बनती है? देखिए, कहीं ना कहीं अंजना एक अविश्वास का माहौल जरूर है। दोनों बीजेपी और शिवसेना के बीच में एक अविश्वास का माहौल है। मुख्य कारण उसका यह है कि बाला साहेब ठाकरे अब नहीं रहे। ये पहला चुनाव है। 1988 में ये जब गठबंधन हुआ तब प्रमोद महाजन जी और बाला साहेब ठाकरे ने ये गठबंधन एक तरह से मजबूत किया था। अब प्रमोद महाजन भी नहीं रहे और बाला साहेब ठाकरे भी नहीं रहे। ऐसे स्थिति में आज बीजेपी समझती है कि हिंदू हृदय सम्राट अगर कोई हो तो वो है नरेंद्र मोदी। इस वजह से वो चाहती है कि मैक्सिमम सीट्स उन्हें मिले। ये बाकी की जो बातें हैं कि हम डिवोर्स करेंगे, आप इंपॉर्टेंट हैं, ये एक बोलने की बात है, ये पब्लिक की कंजम्पशन के लिए है। असली लड़ाई जो आपने सही कहा है, ये है मुख्यमंत्री के लिए लड़ाई। अब तक जो ठाकरे परिवार था वो मुख्यमंत्री पद से दूर हटता था। बाला साहेब ठाकरे खुद कहते थे कि मैं रिमोट कंट्रोल हूं, मैं मुख्यमंत्री पद नहीं चाहता, लेकिन उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद चाहते हैं। और यही वजह है कि दोनों के बीच में ये तनातनी शुरू हुई है, क्योंकि दोनों की नजरें साफ मुख्यमंत्री पद पर है और एक अविश्वास का माहौल बन गया है, जिसमें आज शिवसेना कमजोर हो गई है और जनरल इलेक्शंस के बाद, आम चुनाव के बाद बीजेपी मजबूत हो गई है। तो बीजेपी आज समझती है कि मैं महाराष्ट्र में भी एक तरह से अब वोट जो आती है कमल के निशाने पर आती है, नरेंद्र मोदी के नाम पर आती है, बाला साहेब ठाकरे के नाम पर नहीं आती, नरेंद्र मोदी के नाम पर आती है। बिल्कुल, सीधे रुख करते हैं। अब सुधांशु मित्तल जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधांशु मित्तल जी, अंततः ये मुख्यमंत्री के चेहरे की भी लड़ाई बहुत बड़ी दिख रही है। उनका एक चेहरा, क्योंकि वहां पर तो एक ही चेहरा चलता है, एक ही परिवार चलता है, यहां पर 5 चेहरे आप आगे कर रहे हैं। अब उसमें कुछ साफ भी नहीं आप करना चाहते। नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में तो मिलेंगे नहीं जनता को, चाहे उनकी जितनी भी लहर हो, तो वो चेहरे को तो चुनेंगे ही। फिर क्या ऐसा है जिसकी वजह से आप तैयार नहीं है? उनका कहना है कि ठाकरे का चेहरा काम करेगा महाराष्ट्र में। किन्हीं वजहों से हमारा संपर्क उनसे टूट गया है। सीधे रुख करते हैं हमारे साथ सुधांशु मित्तल जी के अलावा अब संजय निरुपम जी भी कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए हैं। लेकिन इनके गठबंधन की परेशानियों से आप खुश हो भी नहीं ज्यादा हो सकते संजय निरुपम जी, क्योंकि आप खुद उसी परेशानी में डूबे हुए हैं। और ये सोचिए कि पार्टियों की क्या छवि बन रही है इस वक्त जनता के बीच। क्या हम ये माने कि कांग्रेस अलग भी होकर चुनाव लड़ सकती है? नहीं, हमारे गठबंधन की जो समस्या है वो तो सीटों को लेकर के एक समस्या है और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में 2-4 दिन के अंदर सॉल्व हो जाएगा। लेकिन शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो कुछ चल रहा है, वो मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसके मुद्दे पर एक घमासान चल रहा है। और ये बिल्कुल ऐसा ही है कि बच्चा पैदा होने से पहले झुंझुना खरीदने की तैयारी हो रही है। मालूम नहीं कि सरकार आएगी कि नहीं आएगी। एक दूसरी बात, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर बार बार ये कहते हैं कि महाराष्ट्र में विकास नहीं हुआ, महाराष्ट्र के लोगों को बहुत कष्ट है, तो आप सत्ता में मुख्यमंत्री पद पे सवार होने के लिए आ रहे हैं कि लोगों की सेवा करने के लिए आ रहे हैं?
तो पूरे महाराष्ट्र की जनता के बीच शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही अपना विद्रूप सा चेहरा दिखा रही है। जिस तरीके से उनके बीच विवाद और अंतर्गतवाद जिस तरीके से बाहर निकल के आ रहा है, उससे ऐसा दिख रहा है कि दोनों पार्टियां सिर्फ सत्ता के लालच में इस प्रकार की लड़ाई में जुटी हुई है। बुनियादी तौर पर क्या हुआ, लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी के नाम पर जो एक चुनाव प्रचार हुआ, उसमें कहा जा सकता है कि मोदी लहर थी, उसे श्री उद्धव ठाकरे जी ने कहा है कि कोई लहर थी ही नहीं वो। अब भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि भाई पहले जो हम शिवसेना के छोटे भाई के तौर पे रहते थे, अब छोटा भाई बड़ा भाई कुछ नहीं, सब बराबर होगा। और ऐसा स्वयं राजू प्रताप रूडी जो महाराष्ट्र के प्रभारी हैं, निरुपम जी, अंजना आपको पूछ रही है कांग्रेस के बारे में, आप बोल रहे हैं शिवसेना के बारे में। शिवसेना बीजेपी की परेशानियां तो है ही, लेकिन आपके गठबंधन का क्या होगा? मैं जानबूझ के चाह रहा था कि पहले शिवसेना बीजेपी के संदर्भ में बता दूं, उसके बाद हमारे कांग्रेस और राष्ट्रवादी के बारे में तो मुझसे ज्यादा राजदीप सरदेसाई जानते हैं, तो उसके ऊपर बताने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं। बताइए, आप अगर जानना चाहते हैं राजदीप भाई, बताइए सर। राजदीप भाई सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। आप इंडिया टुडे ग्रुप आपने ज्वाइन किया है और मुझे अच्छा लग रहा है, एक सही जगह आप आए हुए हैं अभी आप, और जिस तरीके से आपने सैद्धांतिक रूप से एक चैनल छोड़ा, उसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं। रह गई बात कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के अंतर्गत कहानी की, हां राष्ट्रवादी कांग्रेस ज्यादा सीटें मांग रही है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है हम आपको सीटें बढ़ा के देंगे, लेकिन आप जितना मांग रहे हैं शायद उतना देना मुश्किल होगा। मैं निवेदन करूंगा राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथियों से कि इतना ज्यादा जिद न करें, थोड़ा व्यवहारिक रुख अख्तियार करें और थोड़ा सा समझौता करते हुए, क्योंकि आज 15 वर्षों बाद हम इस बार चुनाव में जाएंगे, तो कहीं ना कहीं एक ट्रिपल एंटी इनकम्बेंसी होगी। ऐसे में दोनों पार्टियों को मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए, यह कांग्रेस पार्टी का आग्रह है। और मुझे पूरा विश्वास है कि शरद पवार जैसे जो वरिष्ठ नेता हैं वो कांग्रेस के इस पॉइंट ऑफ व्यू को समझेंगे और 1-2 दिन में कहीं ना कहीं कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस का गठबंधन अनाउंस हो जाएगा। तारिक अनवर साहब समझेंगे? जी अंजना जी बिल्कुल। आ रही हूं मित्तल साहब, इसके बाद फौरन आपके पास संजय निरुपम जी की बात से पूरी तरह सहमत हूं, और हम लोग भी यही चाहते हैं कि जो वास्तविक की स्थिति है, जो ज़मीनी सच्चाई है, उसको ध्यान में रखकर हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। और हम लोग का शुरू से ये स्टैंड रहा है कि हमें मिलकर चुनाव लड़ना है। और ठीक है, सीटों को लेकर थोड़ा वाद विवाद हो सकता है, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि उसका विस्तार हो। हाँ। तो हम भी यही चाहेंगे, और हम ये चाहते हैं कि 2009 में जो एक आधार हम लोगों ने बनाया था कि लोकसभा के चुनाव में जो परफॉर्मेंस है, उसी के आधार पर हम लोगों ने विधानसभा में हम लोगों ने टिकट का बंटवारा किया था आपस में। तो वही फार्मूला अगर इस बार भी इस्तेमाल हो तो कोई वाद विवाद का सवाल ही नहीं उठता है। हम लोग बैठकर इस मामले को राजदीप जी वो इशारा कर रहे हैं 4 और 2 में वो अपने आप को डबल बताएंगे। देखिए सवाल ये अंजना जी, ये टीवी के लिए कहना ठीक है कि हम चाहते हैं कि गठबंधन हो। असली बात है कि दोनों पक्ष चाहते हैं कि उनकी जो एक तरह से रेलेवेंस हो महाराष्ट्र में वो खत्म ना हो, क्योंकि पहली बार अगर आप लोकसभा चुनाव देखें तो 288 सीट्स में 253 सीट्स बीजेपी शिवसेना की तरफ जा रहे थे, केवल 35 सीट कांग्रेस और एनसीपी के खाते में थे। यानी कांग्रेस और एनसीपी की एक ऐसी स्थिति आ गई है कि अगर वो चुनाव भी लड़े तो बहुत कम सीटें आएंगी। इसलिए एक गुट जो है कांग्रेस में और एनसीपी में कह रहा है अपने अस्तित्व के लिए, अपने अस्तित्व को कायम करने के लिए कम से कम सभी सीटों पर लड़ते हैं। अब गठबंधन से हमें कोई फायदा नहीं होने वाला, हार तो निश्चित है। कांग्रेस एनसीपी की इस चुनाव में हार लगभग निश्चित है। जिंदा रह सके, सांस ले सके महाराष्ट्र की राजनीति में। सुधांशु मित्तल जी, ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपके पास उस सवाल के साथ आती हूं, क्योंकि मुख्यमंत्री के चेहरे की लड़ाई अब दिख रही है मुख्यतः ये, क्योंकि उनका तो एक चेहरा है, ठाकरे परिवार चलता है, आप 5-5 चेहरों के साथ हैं। मोदी लहर कितना, उनका कहना है कि ठाकरे की लहर चलेगी महाराष्ट्र में। पहली बात तो अंजना जी, अभी हमने 5 चेहरे दिखाए हैं, 4 या 3, ऐसा तो अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। हम लोग काल्पनिक मूल्यांकनों पे अगर ये चलेगी तो मुझे लगता है मेरा खून खून तेरा खून पानी, ये कहां से चलेगा। अभी मैं संजय भाई का सुन रहा था, हमारे यहां सीटों में बातचीत चल रही है, वो ज्यादा मांग रहे हैं, हम कम देना चाह रहे हैं, लेकिन हो जाएगा भाई, आपका तो तय हो जाएगा, हमारा नहीं तय हो पाएगा। ये भी कमाल है भाई। देखिए सीधी सी बात है, आज तक राजनीतिक व्यवस्था एक बनी हुई थी, जैसा राजदीप जी ने कहा, जो कि आए उनका फिर स्वागत करता हूं कि अच्छा है, इस चैनल पे देख के बड़ा खुशी हुई उनको। यहां पे 117-171 का एक फॉर्मूला 88 में हुआ था, तब से लगातार राजनीति में परिवर्तन आता जा रहा है, राजनीति बदलती गई है, परिस्थितियां बदलती गई हैं।
कोई समय आता है जब दोबारा पुनर्विचार करा जाता है कि हमें क्या करना चाहिए। अच्छा, पुनर्विचार को अगर आप झगड़ा लेके चलेंगे या ये कह के चलेंगे कि नहीं भाई अब तो हो गया, ये तो लठम लठम चल रही है और यहां तो ना चीफ मिनिस्टर ना ये। नहीं, सुधांशु जी एक सेकंड जब पहले सुधांशु जी एक सेकंड, जिस तरह के शब्दों का प्रयोग हो रहा है दूसरी तरफ देखने से सच्चाई नहीं बदलती। अगर ये कह रहे हैं उद्धव ठाकरे, सामने में ये लिखा जा रहा है कि आपसी मतभेद से तलाक हो सकता है, नपुंसक जैसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, लहर है लेकिन बाकी राज्यों में नहीं, महाराष्ट्र में है, उनकी महत्वाकांक्षाएं साफ दिख रही हैं। पंचायत आज तक में उन्होंने साफ कहा कि मुझे मुख्यमंत्री का उम्मीदवार पेश किया जाना चाहिए। आपकी दूसरी तरफ देखने से सच नहीं बदलेगा। ऐसा है जी, काजी जी शहर का अंदेशा। क्या हुआ, एक लाइन सुना और एक चीज और मैं बता दूं अंजना जी, हाँ। जैसे ही दिल्ली में मैं अपनी बात खत्म की सरकार बनी, मैं अपनी बात खत्म कर नारा लगाया, दिल्ली में नरेंद्र, मुंबई में देवेंद्र। देखिए ये बात गलत है संजय जी, जनता पार्टी मैं में जब पहले बोल आग रहा हूं तो बीच में आपको नहीं बोलना चाहिए, आपके बीच में मैं नहीं बोलता। संजय जी देखिए, एक सभ्यता से हमें चर्चा करनी चाहिए। आप जब बोलते मैं बीच में नहीं बोलता, जानकारी आपको आप जब बोलते मैं नहीं बोलता, तो मुझे बोलने तो दीजिए। अच्छा लगेगा अगर मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद देते रहिएगा ना। अरे कमाल है भाई, मुझे बोलने नहीं दिए, उसके बाद जो बोलना है आपको बोलते रहिएगा ना। बात जल्दी से संक्षिप्त अच्छा, क्यों बोल अपनी बात खत्म जाना करने है। दीजिए। मेरा सीधा कहना है, हाँ, एक हमारा तय है कि जो दल ज्यादा एमएलए ले आएगा उसका मुख्यमंत्री होता है। ये तो कुछ चीजें तय हैं ऑलरेडी। अब उनमें परिवर्तन होना है तो आपस में बातचीत करके होना है, और बातचीतें हो रही हैं। अच्छा, बातचीतों को जब चल रही हैं तो उसको किसी संदर्भ के निकाल के अलग से देख के हम लोग अगर अभी से शेर आ गया और ये हो गया उसकी कल्पना करेंगे तो ये मुझे लगता नहीं ठीक है। सुधांशु जी आप सीधे सवाल का एक सीधा जवाब दीजिए। आपने कहा परिस्थितियां बदल गई है, क्या आप मानते हैं कि आज की राजनीति में बीजेपी की ताकत बढ़ी है और शिवसेना कमजोर हुई है? और क्या नरेंद्र मोदी को आप मानते हैं हिंदू हृदय सम्राट आज, जो 5 साल पहले या 10 साल पहले शिवसेना बाल ठाकरे के बारे में कहती थी? क्या आज की परिस्थिति में बीजेपी आपको लगता है ज्यादा ताकतवर है या नहीं? पहले तो राजनीति नहीं है या नहीं? जहां तक नरेंद्र मोदी का सवाल है, सुनिए वही कह रहा हूं ना, मेरी बात तो सुन ले, आप ही का जवाब दे रहा हूं। नरेंद्र मोदी जो हैं वो विकास सम्राट हैं, वो इस देश के हृदय सम्राट हैं। हम लोगों ने हिंदुत्व की राजनीति इस बार नहीं करी हुई है, आपने देखा होगा पूरे चुनाव में कहीं हम लोग धार्मिक एजेंडा लेके नहीं चले, हम लोग विकास का और सुशासन का एजेंडा लेके चले। और महाराष्ट्र का परिप्रेक्ष्य भी यही है, 15 साल के कुशासन से जनता त्रस्त होने के बाद अपनी बार अपने लोकसभा में चुनाव मुझे मजबूरन ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, आपको बीच में काट रही हूं, आपको बीच में काट रही हूं, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, मजबूरन लौटेंगे, आपके पास लौटेंगे। लेकिन एक ऐसे दिन पर जब साक्षी महाराज की तरफ से बयान आया हो, मेनका गांधी की तरफ से बयान आया हो, और आप ये कहें कि हमारा एजेंडा सिर्फ विकास का है, और योगी आदित्यनाथ पिछले दिनों जो कर रहे हैं वो भी देश के सामने है, आप ये कहें कि सिर्फ विकास का एजेंडा है, तो लोगों की भौवें तनेंगी। अब बारी आपकी है, इस मंच से आप भी जुड़ सकते हैं। जो सवाल हम आपसे आज हल्ला बोल में पूछ रहे हैं, क्या बीजेपी शिवसेना की ये पूरी लड़ाई जो दिख रही है गठबंधन में, वो मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए है? शिवसेना बीजेपी में सीएम पद के लिए सीटों की लड़ाई चल रही है? 80 स्पेस Y अगर हाँ, 80 स्पेस N अगर ना, और भेज दीजिए इसे 5242 पर। हमें इंतजार रहेगा आपके SMS का, और इस बहस के 1 घंटे की बहस के आखिरी हिस्से में हम जरूर दिखाएंगे कि हल्ला बोल देखने वाले दर्शक क्या राय रखते हैं। ये गठबंधन इस वक्त गठबंधन में क्यों? वो सिर्फ इसलिए कि क्या मोदी लहर में जिस तरह के प्रचंड जनादेश के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी है, बीजेपी को लगता है और ऐसा ही शिवसेना को भी लगता है कि बस महाराष्ट्र में सत्ता करीब है, आने ही वाली है, और इसीलिए आर पार की जंग में दोनों पार्टियां दिखती हैं। क्या मुख्य लड़ाई मुख्यमंत्री के चेहरे के लिए है? उद्धव ठाकरे अपने आप को खुद ही बता रहे हैं कि अगर उन्हें ये जिम्मेदारी दी जाती है, खुलकर एक तरह से उन्होंने ख्वाहिश जाहिर कर दी है। तमाम पार्टियों के नेता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं, और राजदीप सरदेसाई हमारे साथ लगातार इस चर्चा में बने हुए हैं। सुधांशु मित्तल जी, चूंकि आप अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे, हम चाहते हैं कि आप राजदीप सरदेसाई जी के उस सवाल का जवाब दें, और सीधा स्पष्ट जवाब, इधर उधर घूमे पे ना। वक्त की बड़ी कमी रहती है टीवी डिबेट में। क्या आप ये मानते हैं कि जिस तरह की जीत आप लोगों को लोकसभा चुनाव में अभी मिली है, जबरदस्त वेव है, मोदी लहर है, और इसीलिए आप बड़े भाई हैं, आप जो कहें शिवसेना को मानना पड़ेगा, हाँ या ना? जी नहीं, ये जो शब्दों का आप प्रयोग कर रहे हैं ऐसा कोई हमारा ख्याल नहीं है। जो मैंने कहा है कि 1988 में एक फॉर्मूला तय हुआ था, 1988 से 2014 एक लंबा समय है, और राजनीतिक मूल्यांकन दोबारा करने की और राजनीतिक चर्चा दोबारा करने की जरूरत है। यही इतनी सी बात हम लोग कह रहे हैं।
क्यों जरूरत इसको है? कहना हम बड़े भाई हैं, ये छोटे भाई हैं, ऐसे ना तो भाषा हमने इस्तेमाल करी है, ना हमारा मानना है। साहब जरूरत एक गठबंधन अचानक जो क्यों आई? आज तक सबसे पुराना हमारा चल रहा है। मित्तल साहब, ऐसा क्या हुआ अभी, क्यों ये जरूरत आई, क्यों ऐसा करना जरूरी है? ये पिछली बार भी इस बारे में चर्चा हुई थी, उससे पिछली बार भी चर्चा हुई थी। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है और आज की स्थितियां देखते हुए एक चर्चा हो रही है। अच्छा, चर्चा विवाद हो गया ये थोड़ी हो गया है, चर्चा हो रही है, अपना पक्ष रख रहे हैं, क्योंकि इस समय जीत जो है एकमात्र लक्ष्य है। 15 साल के कुशासन से अगर निजात दिलवानी है महाराष्ट्र की जनता को, तो हमें मिलजुल के सबसे बढ़िया जो प्रत्याशी हो सकते हैं उनको उतारना चाहिए और जीतना चाहिए। उसके लिए व्यापक चर्चा करना मुझे तो लगता नहीं इसमें कुछ गलती है। देखिए, कटघरे में हम उस दिन खड़े होंगे जिस दिन हमारा गठबंधन टूटेगा। उससे पहले गठबंधन में आपस में हमें क्या समझौते कैसे करने चाहिए, ये हर राजनीतिक दल का और हर गठबंधन का एक तौर तरीका होता है। उसमें गलत क्या है? जैसे अभी ये लोग हैं, अरे भाई रोज इनमें तो जिस समय सरकार चल रही थी, इनके सांसद जो हैं वो धरने पे बैठते थे। ये आज इसका इस्तीफा हो गया, आज उसका इस्तीफा हो गया, आज ये बयान हो गया, वो तो कोई चर्चा नहीं कर रहा। यहां तो हम आपस में गठबंधन को और कैसे सुदृढ़ करने के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए उसकी चर्चा कर रहे हैं, तो हम कटघरे में खड़े हो रहे हैं। बुनियादी सवाल है कि बुनियादी सवाल है राजदीप जी कि इससे गठबंधन मजबूत हो रहा है क्या? नहीं, मुझे लगता है गठबंधन कमजोर जरूर हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जमीनी हकीकत यह है कि बीजेपी और शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं उनमें एक अविश्वास का माहौल अब शुरू हुआ है। क्योंकि अब तक शिवसेना को हमेशा लगा था कि कम से कम महाराष्ट्र में तो हम नंबर 1 पार्टी हैं और हमारा जो कैंडिडेट है वो मुख्यमंत्री रहेगा। अब बीजेपी ने एक तरह से एक दांव खेला है कि हम ताकत हमारी है, यानी शिवसेना का जो कार्यकर्ता है वो कुछ हद तक इस बात से खफा है कि क्या, क्योंकि आप एक चुनाव जीत गए 2014 का चुनाव, क्या इसका मतलब है कि पूरी तरह से राजनीति बदल गई? यानी उद्धव ठाकरे के लिए कोई जगह नहीं। अमित शाह जाते हैं बंबई और उद्धव ठाकरे से मिलते नहीं है, उद्धव ठाकरे को फोन करना पड़ता है अमित शाह को कि प्लीज आइए मुझे मिलिए। बाला साहेब ठाकरे के टाइम पे जब भी कोई बीजेपी नेता बंबई आता था वो पहले बाला साहेब ठाकरे के घर मातोश्री जाता था। यानी हवा बदल गई है, रुख बदल गया है और उसके साथ साथ एक तरह से लोगों के चेहरे भी बदलने लगे। बिल्कुल, और इसीलिए भारत राव जी, एक पत्रकार के ही रूप में, जितना आप ठाकरे परिवार को जानते रहे हैं क्योंकि आप सांसद थे उस पार्टी से, ये उद्धव ठाकरे जो सडनली इस वक्त असर्ट कर रहे हैं और जो वो चाह रहे हैं खुलकर कि मुख्यमंत्री का चेहरा उन्हें बनाया जाए, इसके पीछे महत्वाकांक्षा क्या है? क्या उनको लग रहा है कि इस बार अगर मैंने असर्ट नहीं किया तो फिर तो मोदी और जिस तरह से नमो नमो है उसमें कहीं मैं ही ना बिल्कुल साइड किनारा लग जाऊं? मैं थोड़ा विस्तार से इसका जवाब देना चाहता हूं क्योंकि मैं बीच में नहीं बोला था। ये बात ऐसी है कि ये कितना भी बोले कि हमारा संवाद चल रहा है, हमारे में वितुष्ट कोई नहीं है, ये सब बोलने की बात है। जिस तरह से बयानबाजी हो रही है इससे ये तो साफ है कि इनकी रिलेशन अभी वो हनीमून पीरियड इज़ ओवर, नाउ मैरिज इज़ ब्रोकन फ्रॉम इनसाइड। whether they break it officially, whether they take divorce or not, that is a different thing, but they are strange bedfellows। इतनी तो बात सही हो गई है। और दूसरी बात अब ये रही, जब तक बाला साहेब ठाकरे हयात थे, वो जीवित थे, तब तक बाला साहेब जो कुछ बोलेंगे उस हिसाब से वो काम होता रहा। अभी जबकि वो नहीं है, अगर शिवसेना का अगर चीफ मिनिस्टर बनाना है तो किसी के तो ये तय करना है कि ये कौन बनेगा। अगर उद्धव जी ठाकरे अभी प्रत्यक्ष राजनीति में आना चाहते, प्रत्यक्ष एडमिनिस्ट्रेशन में आना चाहते हैं, तो उन्होंने अगर ये महत्वाकांक्षा अपने दिल में रखी कि मैं मुख्यमंत्री बनूं, तो उसमें गलत कुछ नहीं ऐसा मैं सोचता हूं। जहां तक भी बात रही कि अगर ये गठबंधन है तो किसका मुख्यमंत्री बने, आज तक का भाजपा का इतिहास मैं बताता हूं। भाजपा का इतिहास ऐसा रहा कि जब भी उनकी सदस्य संख्या 1 से भी ज़्यादा बढ़ी तो उन्होंने अपना क्लेम किया। फॉर एग्जाम्पल, जब छगन भुजबल शिवसेना में थे और छगन भुजबल उनके 9 साथियों के साथ शिवसेना छोड़कर बाहर गए, तो शिवसेना और भाजपा की सदस्य संख्या में सिर्फ 1 का अंतर था, सिर्फ 1 का। मनोहर जोशी विपक्ष के नेता थे और गोपीनाथ मुंडे जी है भाजपा के नेता थे। दूसरे दिन सुबह, नागपुर में वो सेशन चल रहा था, दूसरे दिन सुबह भाजपा के विधिमंडल पक्ष के पार्टी की ओर से खत लिखा गया कि वी आर नंबर 1 पार्टी, वी आर द मोस्ट बिगेस्ट अपोजिशन पार्टी। सो विपक्ष का नेता का ये कुर्सी हमें मिलनी चाहिए, और अकॉर्डिंगली दैट वाज डन। वो सेशन के बीच में, आधे सेशन में विपक्ष के नेता का कुर्सी बदला गया और वो गोपीनाथ जी मुंडे को दी गई। ये एक बात रही। उसके बाद
अभी भी जब 2009 के इलेक्शन में जब शिवसेना को 44 और भाजपा को 46 मिल गई, सिर्फ 2 सीटों का अंतर था, फिर भी एकनाथ खड़से जी ने अपना क्लेम किया कि मैं विरोधी पक्ष, मैं विपक्ष का नेता मैं बनूंगा, और एज पर द रूल उनको वो देना ही पड़ा। तो ये भाजपा की पहले से नीति रही कि हमारी एक भी सीट आगे जाए तो हम वो क्लेम करेंगे, उसमें दे आर मर्सिनरीज, वो कुछ बात सुनते नहीं। और राजनीति में ठीक है, मुझे कुछ कहने की बात नहीं, लेकिन अगर आप उद्धव जी ठाकरे अगर मानते हैं कि मैं चीफ मिनिस्टर अगर बनाया गया तो मैं उसका मेरी जिम्मेवारी से मैं भागूंगा नहीं, तो मुझे लगता है कोई भी राजनेता, बाला साहेब ठाकरे छोड़ दो, वो अलग ही व्यक्ति थे, कोई भी राजनेता जब राजनीति करता है तो वो कोई मिशनरी तो नहीं है। अगर वो मिशनरी नहीं है तो वो पद के लिए इच्छुक तो रहेगा। उस तरह से अगर वो इच्छुक रहे तो मुझे नहीं लगता उसमें कुछ गलत है। अगर और दूसरी बात रही संजय जी, आपके माफ कीजिएगा भारत जी, आपकी बात पर जरा एक बार रिस्पांस ले लें, क्योंकि सुधांशु जी बहुत बेचैन हो रहे हैं। सुधांशु जी, क्या दिक्कत है? अगर वो ये मांग रख रहे हैं सामने तो जायज है, कोई भी चुनाव में जीतने और अपनी महत्वाकांक्षाओं के साथ ही होता है। अंजना जी, राउत जी ने तो वही बात कर दी जो मैं आपसे कह रहा था। हमारे में यह तय था कि जिसका भी ज्यादा संख्या आएगी एमएलओ की, नेतृत्व उसके हाथ में होगा। और 2 उदाहरण तो उन्होंने खुद में बतला दिए हैं। तो इसलिए किसका शिवसेना का होगा या क्या होगा ये तो बाद में आएगा। पहले तो जो चुन के जीत के आएंगे उनमें जिसके एमएलए ज्यादा आएंगे उसका होगा, ये हमारे में तय है। और ये तब भी था जब बाला साहब जी थे, तो इसलिए ये कोई नई बात नहीं हो रही, नई पड़ी। मैं एक सेकंड भाई साहब, एक सेकंड, एक सेकंड। आपने जो शब्द का इस्तेमाल करा राउत जी, मुझे लगता है राष्ट्रीय चैनल पे थोड़ा शब्दों का अगर चयन अच्छा कर ले। मर्सनरी, इसमें मर्सनरी वाली कौन सी बात है भाई साहब? जो तय एक बार हम लोगों के बीच में चीजें तय हो गई हैं, उसको अगर मानना मर्सनरी होना है तो मुझे शायद लगता है कि आप हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। सुधांशु जी, आज के माहौल में चर्चाएं हो रही हैं, सुधांशु जी, अगर बातें तय हुई है तो आप शिवसेना को 171 सीट दे दीजिए, जो फॉर्मूला था, और आप 117 सीट रख दीजिए। सुनिए तो सुधांशु जी, मैं इसी बात कह रहा था कि अगर ये तय हुई, आप अगर बोलते तय हुई बात है, तो तय हुई बात ये भी है कि आप 170 लड़े, शिवसेना 170 लड़ेंगे और आप 118 लड़ेंगे, तो ये बात भी तय है। दूसरी बात, अगर आप लोग तय कि अभी इतिहास बदल गया है, स्थिति बदल गई है, तो ऑन द ईव ऑफ इलेक्शन आपको ये कैसे समझ में आ गया कि बातें बदल गई? क्यों नहीं? आपको शायद अंदाजा नहीं है, आप शायद राजनीति से बहुत समय से कटे हुए हैं। सुनिए, लोकसभा के इलेक्शन के पहले आपने आप राजनीति से बहुत दिनों से कटे हुए हैं। जो आज टर्बुलेंसेस की बात हो रही है, ये पहली बार नहीं हो रहा है। भाजपा और शिवसेना के संबंधों में चर्चाएं बहुत बार हुई है, बहुत गंभीर चर्चाएं हुई भाई, मुझे मेरी बात इतनी है, अगर आपको लगता है कि फॉर्मूला चेंज करने सारी चर्चाओं के बाद हमेशा चीजों के समाधान निकले हैं। आप जो है, आप चीजों को उलझाने की कृपा कोशिश ना करिए। एक सौहार्दपूर्ण वातावरण है, जैसे भी हो रही है उनको होने दीजिए। आप जो है, आप अभी से क्या साइकोसिस क्रिएट कर रहे हैं कि यहाँ पे ये हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। दोनों राजनीतिक दल जो हैं वस्तुस्थिति समझते हैं, राजनीति समझते हैं, और दोनों आपस में समाधान निकाल लेंगे। सुधांशु जी, मुझे अन्य लोगों के पास जाना। भरत जी, प्लीज अपनी बात एक लाइन में रखिएगा, प्लीज एक लाइन में रखिएगा। मैं एक लाइन में रखना चाहता हूं कि आप ये गुमराह कर रहे हैं कि सब बातें सब एकदम अच्छी है। बातें अच्छी नहीं है। अगर आप जब बोलते हैं अगर फॉर्मूला चेंज करने की जरूरत है, तो फॉर्मूला चेंज करने की जरूरत आपको लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद ही क्यों ध्यान में आई? उसके पहले आपने क्यों नहीं की? इसका कारण ये था कि आपको शायद ये मालूम था अगर उस समय अगर बात होगी तो इसका परिणाम लोकसभा के चुनाव पे होगा। वो नहीं होना चाहिए। वो एक बार आपका काम होने के बाद आपने ये फॉर्मूला बदलने की बात शुरू कर दी। मुझे लौटूंगी इस पर सुधांशु जी, एक बार मुझे संजय निरुपम जी के पास जाने दीजिए। संजय निरुपम जी, आधी जानकारी पे आप नेशनल टेलीविजन पे आके ये बोले, ये अच्छा नहीं लगता। चलिए, नेशनल टेलीविजन पर क्या शिवसेना को बोलना है ये अभी बीजेपी सलाह भी नहीं दे सकती, क्योंकि बिफरे हुए हैं साहब, वो बिफरे हुए हैं। गठबंधन की पार्टी है, आपको इस वक्त पुचकारने वाले शब्द बोलने चाहिए। सीधे चलते हैं, संजय निरुपम जी हमारे साथ हैं। संजय निरुपम जी, आप बार बार खुश हो रहे हैं, बहुत मुस्कुरा रहे हैं,
कहीं इसकी वजह यह तो नहीं है कि आप लोगों ने लगभग समर्पण ही कर दिया है? शरद पवार जी को और उनकी महत्वाकांक्षाओं को, उनकी राजनीति को संभालना भी बहुत बड़े मुश्किल काम है, और आप तो अच्छी तरह से जानते हैं, आप महाराष्ट्र में इतने वर्षों से हैं। नहीं, मेरे बार बार खुश होने और मुस्कुराने पर आपको थोड़ा ऐतराज हो रहा है अंजना जी, लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार का सिर्फ फुटअव्वल चल रहा है, उसे मैं और आप नहीं, पूरा महाराष्ट्र देख रहा है। और महाराष्ट्र को दिख रहा है कि सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, ये सत्ता लोलुप है, सत्ता के लाभ के लिए लड़ रहे हैं। और शिवसेना को बहुत अच्छे ढंग से मालूम है कि बीजेपी इसलिए सीट बढ़ाने की डिमांड कर रही है ताकि उनकी ज्यादा सीट आए, वो चीफ मिनिस्टर बन जाए। और उद्धव ठाकरे या पूरी शिवसेना पार्टी इस समय भारतीय जनता पार्टी का जो एक अपना काम करने का तरीका रहा है, जिसको अपना साथी बनाते हैं सबसे पहले उसको निपटाते हैं। पूरे देश में जहां जाऊं ने जिसके साथ भी गठबंधन किया, वो बड़ी मुश्किल से अकाली दल बची है, बड़ी मुश्किल से यहां पर शिवसेना बची क्योंकि बाला साहब थे। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी से बहुत त्रस्त और भारतीय जनता पार्टी से बहुत एक कहता हूं मतलब डरे हुए शिवसेना के जो लोग हैं, उनके बारे में और उनकी लड़ाई देख करके और उनकी लड़ाई में कितनी सत्ता लोलुपता है, ये देख करके मुझे थोड़ी ये तो आपके मुख्यमंत्री साहब के बारे में भी कहा जा सकता है। उन्होंने कह दिया कि अनुभव की कमी है उद्धव ठाकरे को। उद्धव ठाकरे कहते हैं वो आईसीयू में बैठे हुए सीएम है। तो ऐसी बातें तो वहां से भी होती हैं। अभी तो आईसीयू में तो पूरा अलायंस बैठा हुआ है इनका, शिवसेना और बीजेपी का पूरा गठबंधन ही इस समय मरणशैया पे बैठा हुआ है। जहां तक आप बार बार कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के गठबंधन की आप तुलना करना चाहती हैं, हम 15 वर्षों से यहां पे सत्ता में हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं, और ऐसे में अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस के लोगों ने कुछ अपेक्षा की कि हमारी सीट या बढ़ा दीजिए, तो कांग्रेस ने कोई ऐतराज नहीं किया। कांग्रेस कह रही है ठीक है आइए हमारे साथ बैठिए, बढ़ा के देंगे, और हमने पहले से कुछ बढ़ा के दिया भी है। अब सीटों की संख्या पे थोड़ा एक विवाद है, हम मुख्यमंत्री कौन होगा और किसको कुर्सी चाहिए, इस मुद्दे पर हमारा कोई विवाद नहीं चल रहा, हमारा विवाद चल रहा है। हर पार्टी अपनी सीटें बढ़ाना वो तो क्योंकि आपको कुर्सी इस बार मिलने नहीं वाली जी, निरुपम जी, आपको इस बार कुर्सी की लालच नहीं है क्योंकि कुर्सी मिलने नहीं वाली। पत्रकार हो, मैं सवाल ये है, सवाल इस बार लालच दूसरी तरफ है क्योंकि कुर्सी दूसरी तरफ चाहता हूं कि आपको सबको मालूम है कि आप, मैं एग्जैक्टली यही कहना चाहता हूं। पूरे महाराष्ट्र में आपने इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रखा है कि कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस दोबारा सत्ता में नहीं आएगी क्योंकि महाराष्ट्र का विकास नहीं हुआ, जनता का काम करना है। और पता यह चल रहा है कि शिवसेना बीजेपी को जनता से ज्यादा, महाराष्ट्र से ज्यादा कुर्सी की चिंता लगी है। ऐसे ही कुछ आरोप लोकसभा चुनावों के पहले भी आप लगा रहे थे संजय जी, ऐसे ही कुछ आरोप लोकसभा चुनावों के पहले भी आप आ रहे थे, लेकिन जितने भी लोग हैं जो जमीन पे इस वक्त हैं वो इस सच्चाई को देख रहे हैं आईने में, तभी बोल रहे हैं। लेकिन तारिक अनवर साहब, आपकी धैर्य को सलाम, क्योंकि आप सबको सुनते रहे, आपके पास में आना नहीं पाई। तारिक अनवर साहब, विपक्ष में बैठने की लगभग तैयारी पूरी हो गई है, इसीलिए आप लोगों में लड़ाई कम दिख रही है। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, और ये बात सही है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच में जो घमासान चल रहा है, उस तरह का हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हम लोग 15 साल से एक साथ काम कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि अगर थोड़ी बहुत सीटों को लेकर अगर कोई विवाद है भी, तो हम लोग बातचीत के जरिए उसका रास्ता ढूंढ लेंगे। और मैं समझता हूँ कि हम लोग उसी तरह जैसे पहले मिलकर लड़े हैं और लड़ेंगे। और ये हर चुनाव में ये ऐसा दिखाई पड़ता है कि ये गठबंधन दोबारा वापस नहीं आएगा, एनसीपी कांग्रेस वापस नहीं आएगी। पिछले चुनाव में भी इसी तरह का माहौल बनाने का प्रयास किया गया था। तो ये तो महाराष्ट्र की जनता तय करेगी कि आने वाले समय में वैसे लोगों के हाथ में सत्ता सौंपेगी जो सिर्फ तारिक भाई, आप ये बताइए मुझे, तारिक भाई आप ये बताइए, क्या ये सही है कि एनसीपी नहीं चाहती कि पृथ्वीराज चौहान का चेहरा लेकर एनसीपी कांग्रेस गठबंधन आगे जाए, कि आपकी जो एक तरह से एक प्रॉब्लम है, एक परेशानी है, वो पृथ्वीराज चौहान को लेकर है? क्योंकि आपके कुछ नेता, खास करके अजीत पवार, समझते हैं कि पृथ्वीराज चौहान जो है उनकी वजह से अजीत पवार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए, कि ये सबसे एक तरह से मुख्य कारण है। आप नहीं चाहते कि पृथ्वीराज चौहान को प्रोजेक्ट किया जाए या उनको एक तरह से लीडर नंबर 1 माना जाए महाराष्ट्र का, क्या ये बात भी सही नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं राजीव सरदेसाई जी। हम जहाँ तक जानते हैं या जो मेरी जानकारी है कि हम लोगों के बीच में पूरी अंडरस्टैंडिंग है। जहाँ तक मुख्यमंत्री का सवाल है, हम लोगों ने पहले तय किया था कि जिस पार्टी का मुख्यमंत्री होगा वो पार्टी तय करेगी, उसके नेता तय करेंगे, उसमें हम कोई दखल नहीं देंगे। हमारा जो उप मुख्यमंत्री होगा या हमारे जो मंत्री बनेंगे उनके नामों की घोषणा हम करेंगे। तो इस बात को लेकर कभी हम लोगों का विवाद नहीं रहा है और आगे भी नहीं रहेगा। हम इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि जो चुनाव के बाद जो परिणाम आएंगे
उसी के आधार पर सारे फैसले होंगे। इसी के साथ हमें इस कार्यक्रम का अंत करना पड़ेगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। घमासान तमाम दोनों ही गठबंधनों में जग जाहिर है, लेकिन देखिए नेताओं को जब टीवी पर आते हैं तो हर कोई शब्दों के जरिए कम से कम ये दिखाने की कोशिश करता है हमारा मामला है, आपस में सुलझा लेंगे, लेकिन दरारें जब दिखती है तो जनता भी उन्हें करीब से देखती है, खास तौर पर जब गठबंधन की सरकार कोई सत्ता में आने वाली हो। और इसीलिए शायद भारतीय जनता पार्टी या शिवसेना जिन उम्मीदों के साथ आगे बढ़ रही है उन्हें ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। आप देखते रहिए आज तक।